हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका साहिल सर एंड आई वेलकम यू ऑल एट एनसीईआरटी स्टडी अड्डास। बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है क्लास 8 के चैप्टर नंबर 7 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का टॉपिक कैपिटल, है ना। कैपिटल आज हम देखेंगे कि कैपिटल क्या होता है। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में हमने देखा था कि 4 टाइप की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होती हैं, उसमें एक कैपिटल था। हम देखेंगे कि कैपिटल का मतलब होता क्या है। तो बेटा, जब हम कैपिटल की बात करती हैं तो इसको मैं शॉर्टकट में अगर आपको एक सिंगल लाइन में समझाने की कोशिश करूं तो उसका मतलब होता है, जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो, जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो, उसमें लगने वाला पैसा या कोई ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ है ना, जो आपको आपके गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में हेल्प करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया आपने, वहाँ के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा, है ना। पैसे के बाद क्या चाहिए होगा? एक स्पेस चाहिए होगी, एक लैंड चाहिए होगी। लैंड के साथ साथ आपको एक बिल्डिंग चाहिए होगी। बिल्डिंग के साथ आपको अंदर फर्नीचर चाहिए होगा। आपको किचन के लिए सामान चाहिए होगा। आपको स्टाफ चाहिए होगा। स्टाफ को देने के लिए सैलरी चाहिए होगी। ये सब चीज़ें जो होंगी क्या होंगी, है ना। कंप्यूटर चाहिए होगा ताकि आप बिल्स निकाल सको। आपको और भी एसीज़ वगैरह चाहिए होंगे। आपको हीटर्स चाहिए होंगे। आपको एक्वागार्ड, मतलब बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो ये सब चीज़ें जो आपके बिज़नेस को रन करने में हेल्प कर रही हैं, जो आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प कर रही हैं, है ना, इनको बोलते हैं कैपिटल। मतलब कि आपके बिज़नेस से रिलेटेड जो भी सामान वहाँ पर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई कोई ऑफ़िस है, उस ऑफ़िस में, वो जो ऑफ़िस है मतलब जिससे आप अपना कोई बिज़नेस कर रहे हो, वो एक ऑफ़िस है और ऑफ़िस में क्या है, एक बिल्डिंग है और उसके अंदर काफ़ी सारा सामान है। वो सामान सारा आप क्या है, आप अपने बिज़नेस के रिलेटेड काम करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अपनी चेयर है, सामने एक टेबल है और टेबल के उस साइड कुछ चेयर्स हैं। वो सब क्या, आपके कुछ क्लाइंट्स आते होंगे, उन पर बैठते होंगे, उनको आप यूज़ कर रहे हो ना बिज़नेस पर्पज़ के लिए। तो वो सब क्या होगा, वो सब कैपिटल में आएगा। ठीक है, चलो अब आपको मैंने अपने तरीके से समझा दिया। अब यहाँ देखते हैं एनसीईआरटी में क्या है। तो इन्होंने बोला है कि बिजनेसेस आल्सो रिक्वायर कैपिटल। ठीक है, जो हमने पहले चीज़ें डिस्कस करी हैं उनके अलावा कैपिटल भी जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बिज़नेस को चाहिए होती है। और इसमें क्या क्या होता है, इन्होंने बताया कि इस पे मॉनेटरी रिसोर्सेज होती हैं। ठीक है, मॉनेटरी रिसोर्सेज होते हैं एंड ड्यूरेबल एसेट्स होते हैं। कैसे ड्यूरेबल एसेट्स? जैसे मशीनरीज होगी, टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, व्हीकल्स हो गए। व्हीकल्स मतलब कोई गाड़ी है, जैसे आपका रेस्टोरेंट है, आप फॉर एग्जांपल पार्सल के लिए अपना जो पार्सल करते हो, अपना डिलीवरीज करते हो, होम डिलीवरीज करते हो, तो उसके लिए आपके पास बाइक्स हैं, तो वो भी आपके कैपिटल में आएंगी। ठीक है, ये वेंडिंग कार्ट्स होगी, कंप्यूटर्स हो गए, शॉप्स होगी, फैक्ट्रीज होगी, ये सब चीज़ें जो आएंगी, ऑफिस हो गया आपका, है ना, बिल्डिंग्स होगी, सब एवरीथिंग एवरीथिंग विल बी कम अंडर कैपिटल। ठीक है, ये कैपिटल के अंदर आएंगी। तो इसके बाद क्या कहेंगे, ये मतलब ये सब क्या हो रहा है, आपके डे टू डे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं ना बिज़नेस के, उसके रिलेटेड काम आ रहे हैं, तो ये सब उसमें हेल्प कर रहे हैं आपको डे टू डे ऑपरेशंस में। तो इसलिए ये हमेशा जो होगा कैपिटल में आएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे बात करते हैं। आगे इन्होंने आपको वो रत्नावली जो हमने एक एग्जांपल स्टार्टिंग में पढ़ी थी उसका ही बताया कि जैसे अगर हमने देखा था कि उसको एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना था तो उसको क्या चाहिए होगा। उसको चाहिए होगा एक कुछ पैसे चाहिए होंगे और लैंड चाहिए होगी लीज पर, जहाँ पर वो अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सके। फर्नीचर चाहिए होगा, किचन इक्विपमेंट चाहिए होंगे, सब चाहिए होगा ना। तो अब इसकी समरी हम बोलें तो कैपिटल क्या हुआ? कैपिटल हुआ मनी प्लस ह्यूमन मेड रिसोर्सेज डैट आर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कैपिटल क्या हुआ? पैसे, एक तो पैसे हो गए, जो पैसों से आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे ना। उसके अलावा क्या होगा? वो सब चीज़ें, वो सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो आप पैसों से एक तो खरीदोगे और वो आपको हेल्प किस में करेंगी? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने में। ठीक है, यहाँ पे तक समझ आ गया। चलो आगे देखते हैं। आगे ये देखते हैं, आगे का मतलब ये हो गया, आगे जो बता रहा है उसका मतलब ये हो गया कि कैपिटल इज़ एसेंशियल टू अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मतलब जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पर चीज़ें बनाई जाती हैं, तो कैपिटल वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। और अ सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज, चाहे आप एक मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट की बात कर लो जहाँ चीज़ें बनाई जाती हैं, या फिर एक ऐसे सेक्टर की बात कर लो जहाँ से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। जैसे हमारा आईटी सेक्टर है ना, आईटी सेक्टर है जहाँ से हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इन दोनों जगह में क्या है, कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
अगर कैपिटल नहीं होगी आपके पास तो आप ये चीज़ें स्टार्ट कर ही नहीं पाओगे। पैसा नहीं होगा आपके पास तो आप स्टार्ट कर ही नहीं पाओगे। आपके पास बिल्डिंग नहीं होगी, आपके पास उस बिज़नेस को रन करने के लिए मशीनरीज़ नहीं होंगी, तो आप वो बिज़नेस स्टार्ट कर ही नहीं पाओगे, है ना? तो कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज़ थिंग्स। तो फिर आगे बात करता है, बट वेयर डू बिज़नेसेस गेट दिस कैपिटल? पर अब हमने बात कर ली कि कैपिटल इंपॉर्टेंट है, बट कैपिटल जो ये है ये आएगी कहाँ से इन बिजनेसेस के पास? जिसको भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कैपिटल आती कहाँ से है? तो हमने देखेंगे कि कहाँ से आती है। इन्होंने बोला जनरली क्या होता है, लोग क्या करते हैं, अपनी पर्सनल सेविंग्स जो होती हैं ना, उनको यूज़ करते हैं अपने बिजनेसेस स्टार्ट करने के लिए। अगर उससे स्टार्ट हो जाती है तो ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है जिसमें आपको 50 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास पर्सनल जो है वो 25 लाख तक है, ठीक है, आप अरेंज कर लोगे पर्सनल सेविंग्स जो हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, बाकी आप फिर अपनी फैमिली को अप्रोच करोगे, अपने दोस्तों को अप्रोच करोगे, और यहाँ से फॉर एग्जांपल आपके पास हो गया यहाँ से भी कुछ मान लीजिए 15 लाख तक, ठीक है। 15 लाख तक आपके पास यहाँ से हो गया, तो आप पीछे कितना बच गया? पीछे बच गया आपके 10 लाख रुपए, ठीक है। 40 लाख हो गया ना, 10 लाख बच गया। अब यहाँ ये कहाँ से लाओगे? तो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि आप अपने दोस्तों के पास जाओगे, पहले अपनी पर्सनल सेविंग देखोगे, फिर फैमिली के पास जाओगे, दोस्तों के पास जाओगे, और ये फर्स्ट सोर्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट सोर्स ऑफ फंड है। फिर क्या होगा उसके बाद? आप देखोगे अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या करोगे? अगर इनसफिशिएंट रहेगा इसके बाद भी, तो आप क्या करोगे? लोन लोगे बैंक से। आप बोलोगे 10 लाख का चलो मैं लोन ले लेता हूँ बैंक से, ठीक है। अब बैंक से लोन लोगे, अब जब लोन लोगे तो लोन के लेने के बाद क्या होगा? आपको इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है ये, इंटरेस्ट होता है वो अमाउंट जो आप क्या करते हो, पे करते हो बारोअर को। मतलब बारोअर जो है सॉरी, जो बारोअर है, बारोअर जो आप होता है, जो जो लोन लेता है वो सॉरी वो पे करता है जब भी वो किसी लोन को लेता है ना। जो लेंडर से लेता है ना, लेंडर देखो यहाँ पे दो टर्म्स है, एक लेंडर है, एक बारोअर है। लेंडर कौन होते हैं? जो लोन देते हैं, और बारोअर कौन होते हैं? जो लोन लेते हैं। तो बारोअर जो है, जो लोन लेने वाला इंसान है, वो जो भी अमाउंट जो पे करेगा लेंडर को, जिससे उसने लोन लिया है उसको, हर बार जब भी लोन की इंस्टॉलमेंट देगा, है ना, जब भी लोन की इंस्टॉलमेंट देगा, जो वो इंटरेस्ट पे करेगा, मतलब जो अमाउंट पे करेगा एक्स्ट्रा, उसके अलावा जो उसने लोन लिया उसके अलावा, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अब देखेंगे तो इसके आगे क्या होता है, तो एक सेकंड, हाँ, इस अब देखेंगे इसके आगे क्या होता है। तो इसके आगे बताता है ये कि अब जब आपने लोन भी ले लिया, अब आपका बिज़नेस स्टार्ट हो गया, तो अब आगे क्या होगा? अब आगे होगा वो इंसान अपना बिज़नेस को रन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और इंटरेस्ट देता रहेगा जब तक उसके जो अमाउंट जो है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो ख़त्म नहीं होगी। वो तब तक जो इंटरेस्ट देता रहेगा, और फाइनली जो होगी, जब उसकी प्रिंसिपल अमाउंट जो ख़त्म हो जाएगी, उसका लोन ख़त्म हो जाएगा, वो बिज़नेस ऑल इन ऑल उसका अपना हो जाएगा। ये तो होगी एक छोटे बिज़नेस की बात, ठीक है। यहाँ पर लोग अपने पर्सनल सेविंग्स से कर लेंगे। बट फॉर एग्जांपल अगर आपको एक बड़ा बिज़नेस स्टार्ट करना है, जो अपनी पर्सनल सेविंग या फिर अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त हैं, उनसे आपका जो नहीं हो पाएगी, उसकी आपकी ज़रूरत उससे पूरी नहीं हो पाएगी। अगर इस केस में फॉर एग्जांपल आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करना है जिसके लिए आपको 50,000 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी गेम्स की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े, जहाँ पे आपको अमाउंट चाहिए होगा। अब आपको इतना बड़ा बिजनेस जब स्टार्ट करना है, तब आप क्या करोगे? या फिर एक केस मान लीजिए, आपका एक बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, आपको इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। इसको क्या करना है? एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है अपने बिजनेस को। अब आप क्या करोगे? तो अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? आप जाओगे स्टॉक मार्केट में और अपने कंपनी के जो शेयर्स हैं वो बेच दोगे, है ना। और जब वो शेयर बेचोगे, उससे जो पैसा आपको मिलेगा वो क्या करोगे? आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए लगा दोगे। सर हमारे को आपने सब बोल दिया बट समझ नहीं आया, प्लीज़ इसको ऐसे समझा दीजिए कि हमारे को समझ आ जाए। तो ठीक है बेटा, मैं समझा देता हूँ आपको अभी कैसे क्या होगा इसमें। यहाँ पर ये होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी कंपनी थी, ठीक है। कंपनी थी कोई ABC, ठीक है। ये आपकी कंपनी थी ABC। यहाँ पे पहले कंपनी जब थी आपके पास, तो यहाँ एक सेकंड, थोड़ा सा इसको मैं साफ़ करके ठीक से बनाता हूँ। तो ये आपकी एक कंपनी थी, ये आपकी कंपनी थी जिसका नाम था ABC,
ठीक है, ये आपकी कंपनी थी ABC। अब पहले क्या था, इसका 100% शेयर जो था आपके पास था, मतलब आपके 100% मालिक थे। शेयर क्या होता है, हिस्सा, है ना। इसके पूरे सारे का सारा हिस्सा जो था वो आपका था, ठीक है। 100% हिस्सा आपके पास था, 100% कंपनी आपकी थी। अब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, अब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई 50,000 करोड़ की। आप क्या करोगे, स्टॉक मार्केट में जाओगे और बोलोगे मेरे को अपनी कंपनी को लिस्ट करना है, मेरे को इसके शेयर्स बेचने हैं। आप क्या करोगे, इसके 30% शेयर्स मार्केट में बेच दोगे, ठीक है। आप इसके 30% शेयर मार्केट में बेच दोगे और क्या होगा, उसका आपको पैसा आ जाएगा। आप एक अमाउंट निकालोगे, आप अपनी कंपनी की वैल्यू निकालोगे, आपकी वैल्यूएशन जितनी भी निकलेगी कंपनी, उसके हिसाब से आपके शेयर पर शेयर की जो रेट पड़ेगा, फिर आप उसके 30% जो कंपनी के शेयर होंगे वो आप बेचोगे। और उससे क्या होगा, उससे ये होगा भाई मेरे कि आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये लोग शेयर खरीदेंगे कौन, ये आम आदमी लोग खरीदेंगे ना। आम आदमी रिसर्च करेगा, देखेगा इस कंपनी के शेयर खरीदने का कितना फ़ायदा है, जब उसको लगेगा फ़ायदा है तो वो इसके शेयर्स खरीदेगा। तो अब यहाँ पे लोग इसके जब शेयर्स खरीदेंगे, ये पैसे देंगे किसको, इसी के इसके मालिक को, ठीक है, ABC के मालिक को। शेयर कौन खरीद रहा है, लोग। और लोग पैसे किसको दे रहे हैं, इसको, जिसको ज़रूरत थी। तो यहाँ पर क्या होगा, अब जो कंपनी को मालिक को ज़रूरत थी एक्चुअल में पैसे की, वो उसके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जब आप आपको एक बड़ी कंपनी को एक्सपेंड करना होता है, बड़ी कंपनी खोलनी होती है, तो उसका तरीका क्या होता है। उसका तरीका ये होता है कि आप क्या करते हो, स्टॉक्स मार्केट में जाकर उसके शेयर बेच देते हो। और फिर यहाँ पे कंपनी आपको क्या प्रॉमिस करेगी, आपको कंपनी ये बोलेगी कि हम आपको क्या करेंगे, शेयर रेगुलरली जो है शेयर ऑफ, ये लिखा हुआ शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है हम आपको देते रहेंगे। और उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है, एन अमाउंट ऑफ मनी पेड रेगुलरली बाय ए कंपनी, रेगुलरली, ठीक है, बाय ए कंपनी टू ए शेयर होल्डर आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट। मतलब कि जब भी कंपनी को जब फ़ायदा होगा, है ना, जब जब कंपनी को फ़ायदा होगा तो वो उसका एक हिस्सा क्या करेगी, कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में, मतलब 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, जब जब उसको फ़ायदा हुआ करेगा, वो अपना प्रॉफिट निकाला करेगी, वो अपना शेयर जो है, जिसने उसका शेयर लिया होगा उनके साथ वो अपने शेयर को, उसके प्रॉफिट को शेयर करती रहेगी। ठीक है बेटा, समझ आ गया यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे अब नया टॉपिक आता है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप ये क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ना ये डाउट रहता है इसके ऊपर कि ये क्या होता है। और ये मेरे को लगता है सबसे सिंपल वाला टॉपिक है ये वाला, एंटरप्रेन्योरशिप का। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है बेटा, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि आपको अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना है ना। आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो सर फिर बिजनेसमैन को बोलना चाहिए ना इसको, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। बट बेटा इसके आगे भी कुछ चीज़ है, हम देखते हैं क्या मतलब है। तो यहाँ पे ये मतलब हुआ कि स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस और क्रिएटिंग समथिंग न्यू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ बेटा, इस पे घबराने वाली कौन सी बात है जब हम आपके साथ हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी सपोज़ कर लीजिए आप कहीं बैठे हो, है ना, और आप वहाँ बैठे हो और आपने देखा कि वहाँ पर कुछ लोगों को किसी चीज़ के रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने क्लास में बैठे हो, आप देख रहे हो कि आपके टीचर जो हैं आपको पढ़ा रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है। उनको क्या है, उनका जो मार्कर है जो वाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वाइट बोर्ड है ना, तो उनके पास एक मार्कर है जो कि ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का एक मार्कर है। बट उनको क्या है, एक और कलर चाहिए जो कि है रेड कलर। तो अब सर क्या कर रहे हैं, आपके टीचर क्या कर रहे हैं, वो बार बार ना मार्कर चेंज कर रहे हैं। जब उनको ब्लैक कलर चाहिए तो ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके साथ साथ वो ब्लैक कलर को, जब रेड कलर चाहिए तो रेड कर रहे हैं, ब्लैक को नीचे रख रहे हैं। तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, ब्लैक को उठाने में, रेड को रखने में, ये सब में टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। तो उसको एक आइडिया आता है बच्चे को कि क्यों ना एक ऐसा मार्कर हो जो एक साइड से क्या हो, एक साइड से हो ब्लैक कलर का और एक साइड से लिखता हो रेड कलर का। अब आप बोलोगे सर ऐसे मार्कर्स बाज़ार में अवेलेबल है, होंगे, बिल्कुल होंगे। बट हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं ना, एग्जांपल वो भी तो किसी को आइडिया आया होगा। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि अभी तक आइडिया आया नहीं है किसी को, तब आपके माइंड में एक आइडिया आ गया, तो आप क्या करते हो, एक कंपनी स्टार्ट करते हो। उस कंपनी को स्टार्ट करने के बाद आप क्या बोलते हो कि मैं एक ऐसा मार्कर बनाऊंगा जो एक कलर से, एक साइड से ब्लैक कलर में लिखता होगा, एक साइड से रेड कलर में लिखता होगा। तो आप ये कंपनी स्टार्ट कर देते हो, बिजनेस स्टार्ट कर देते हो। तो अब आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। आप कुछ नया कर रहे हो, समथिंग न्यू कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जाएगा एंटरप्रेन्योर, ठीक है। आपको क्या बोला जाएगा, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो वो इंसान
एंटरप्रेन्योर कौन होगा? वो इंसान जो एक नया आइडिया जो है वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। ठीक है, और इसको आगे देखते हैं, उसका मतलब और क्या होगा, इस पे और इसका मतलब होगा, एक एंटरप्रेन्योर कौन पर्सन होता है? एक ऐसा इंसान होता है जो क्या करता है, एक नए आइडिया के साथ, है ना, एक आइडिया के साथ आता है, एक आइडिया के साथ मार्केट में आता है। जैसे ये आप आए ना यहाँ पे आइडिया के साथ कि मैं कैसा मार्क कर लूँगा, और आप अब जब आप आओगे, फॉर एग्जांपल आपके पास आइडिया आ गया, तो अब आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या होगा, आपको पैसे की ज़रूरत होगी, आप किसी से लोन लोगे, किसी से उधार लोगे, तो अब आपको ये श्योरिटी तो नहीं है ना कि वो आपका बिज़नेस चल ही जाएगा, तो रिस्क ले रहे हो आप इस हिसाब से। तो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो आइडिया तो लाता ही है, पर उसके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी होती है। ठीक है, वो रिस्क भी लेता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, वो जो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको इकट्ठा करता है। जितने भी अदर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल उसको कैपिटल चाहिए, उसको लैंड चाहिए, और उसको क्या चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, वो क्या करेगा, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करेगा। और क्या करेगा, उसको अपने जो गोल था, उसका जो स्टार्टअप, जो उसने नया स्टार्टअप स्टार्ट किया, आपने सुना होगा ना स्टार्टअप। स्टार्टअप का क्या होता है, ये किसके साथ रिलेटेड है, एंटरप्रेन्योर्स के साथ ही होता है। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं यही क्या करते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, नए बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। तो अब बहुत मेहनत करेगा अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो वो क्या काम कर रहा है, वो एक नया आइडिया ला रहा है, रिस्क ले रहा है उसको स्टार्ट करने के लिए, वो अदर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उन सबको इकट्ठा करता है पूरे तरीके से, और फिर मेहनत करता है अपने अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल करने के लिए। ठीक है, फिर एंटरप्रेन्योर का विज़न क्या होता है, उसकी उसकी सोच क्या होती है, उसकी ये होती है कि वो सॉल्व करे प्रॉब्लम, और क्या करे, हेल्प करे ब्रिंगिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, जो है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाए। जैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट ही हो गया ना, और सर्विसेज भी, खाली प्रोडक्ट्स नहीं हो सकता है, उसके सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हो, है ना। तो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा होगा वो, और वो क्या तो प्रोडक्ट ला रहा होगा, सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा। और इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा, किसको बेनिफिट होगा, सोसाइटी को बेनिफिट होगा, नेशन को बेनिफिट होगा। अगर सोसाइटी को बेनिफिट होगा तभी तो नेशन को बेनिफिट होगा ना। अब छोटी सी सोसाइटी को जब बेनिफिट होगा, उसी की वजह से तो फिर पूरे कंट्री को बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो ऐसी सर्विसेज, या तो सर्विसेज ला रहा है या तो प्रोडक्ट्स ला रहा है, जिससे सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा है, नेशन को फ़ायदा हो रहा है। और वो एट द सेम टाइम वो क्या कर रहा है, वो जॉब्स भी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब उसको एम्प्लॉयज़ भी चाहिए होंगे, है ना, तो जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं। इस तरीके से वो क्या कर रहा है, वो अपने काम को, अपने सपने को जो है वो उस कवर कर रहा है, उससे उसको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, और क्या होगा, और देश की भी सेवा होगी। मतलब वो लोगों की भी सर्विस दे रहा है, खुद भी फ़ायदा कमा रहा है और देश को भी फ़ायदा दे रहा है। तो तीनों उसके जो हैं वो तीनों उंगलियां जो हैं उसकी घी में जा रही हैं, समझ आ गई। एक तो वो अपने लिए बेनिफिट होगा, उसका बिजनेस ग्रो करेगा तो उसको बेनिफिट तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। लोगों को भी एक कुछ नई चीज़ मिलेगी जो उनको ज़रूरत है, प्लस कंट्री को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि अब कंट्री के लोग जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, टैक्स देंगे तो उनको भी बेनिफिट होगा। यहाँ तक समझ आ गया बेटा? अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे आपको JRD टाटा जी के बारे में बताया कि वो कैसे एक एंटरप्रेन्योर थे ना। वो एंटरप्रेन्योर कैसे थे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे और फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है बेटा जो सोशल सर्विसेज भी करता है ना, जो सोसाइटी के लिए भी सोचता है, जो दान करता है सोसाइटी को, डोनेशंस करता है ना, तो वो फिलैंथ्रोपिस्ट भी। उनकी पूरी यहाँ स्टोरी लिखी है, आप देख लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चल के हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं बेटा, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे को देखना पड़ेगा टेक्नोलॉजी होती क्या है। टेक्नोलॉजी एक्चुअली क्या होती है, टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू मेक वर्क ईजियर, फास्टर एंड एफिशिएंट। मतलब कि आप क्या करोगे, यहाँ पे अपनी साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करोगे, उससे कोई ऐसी चीज़ बनाओगे, जिस कोई भी टूल बना सकते हो, कोई भी टेक्नोलॉजी टेक्निक बना सकते हो, कोई कुछ भी बना सकते हो ऐसा, जिससे क्या होगा, आपका काम जो होगा वो ईजियर हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, और एफिशिएंट हो जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? मतलब आप क्या कर रहे हो, काम को ईजियर बना रहे हो, फास्टर बना रहे हो और एफिशिएंट बना रहे हो। किसकी हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो हमने ये डिस्कस किया था तब कि ये जो 4 फैक्टर्स होते हैं, इनका एक दोस्त होता है जो इनकी हेल्प करता है चीज़ों को और एफिशिएंट बनाने के लिए, है ना, और एफिशिएंट बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे हम वही देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी क्या होता है, एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। मतलब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। आप कोई भी टेक्नोलॉजी लाते हो तो उसके पीछे एक नॉलेज होती है, साइंटिफिक नॉलेज होती है ना। कोई भी टेक्नोलॉजी जो आ रही है, उसके बिजली आपने बनाई थी तो उसके पीछे एक साइंटिफिक नॉलेज थी, है ना। आपने अगर सपोज़ कर लीजिए आपने इंटरनेट बनाया तो उसके पीछे क्या थी, साइंटिफिक नॉलेज थी। इन सब चीज़ों के पीछे एक साइंटिफिक नॉलेज होती है। अब हम देखते हैं आगे आपके NCERT क्या बोलती है। ये कहती है कि टेक्नोलॉजी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, है ना। फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या दिया इन्होंने, इसने दिए कैमरा। अब कैमरा में क्या हो रहा है, जो लाइट है आपकी, जो आपकी रोशनी है, वो किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, है ना। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है और इसी से हमारे को डिजिटल इमेज मिलती है। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक साइंटिफिक नॉलेज है। इस साइंटिफिक नॉलेज को आपने यूज़ करके क्या किया, आपने डिजिटल इमेजेस बनाना स्टार्ट कर दिया। कैसे, लाइट एनर्जी, जो लाइट्स रेज होती है, लाइट की रेज होती हैं, उसको आप कन्वर्ट कर देते हो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, उससे आपकी डिजिटल सिग्नल इमेजेस मिल जाती हैं। अब आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं कि टुडे क्या है, न्यूयर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है, न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि हो रही है, वो डेवलपमेंट, उनकी डेवलपमेंट हो रही है। अब यहाँ पे ये क्या बोलना चाहता है, यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि अब इन चीज़ों से क्या हो रहा है, जो अलग अलग टाइप की आज के टाइम पे हर रोज़ हम देखते हैं कुछ ना नया नया जो इन्वेंट हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारी लाइफ ईजी हो रही है ना। हमारी लाइफ ईजी हो रही है, हर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में हम देख रहे हैं। तो आप इसमें देख रहे हो, जैसे ऑटोमोबाइल में देखो, कभी आप देखते हो कि ऑटोमेटिक गाड़ियाँ भी आ रही हैं, अब ईवी भी आ रही हैं, अब कुछ और आ रही हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है कि उड़ने वाली कार्स भी आ जाए। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी लाइफ ईजी हो रही है ना। हर फील्ड में जो हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारी लाइफ ईजी हो रही है। फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया, अब कुछ एग्जांपल दिए इन्होंने, जैसे इन्होंने कहा कि पेमेंट हम आजकल क्या कैसे करने लगे हैं, यूपीआई से करने लगे हैं। तो इससे क्या होगा, हम हमारी लाइफ कितनी ईजी होगी, हमारे को कैश ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं लास्ट टाइम मैं कितने मतलब कुछ ज़्यादा कैश लेके अभी घर से निकला हूँ। बहुत हल्की फुल्की कैश, जितनी मेरे को लगे कि मेरे को ज़रूरत पड़ सकती है। तो यूपीआई से ये हो रहा है ना, आपकी लाइफ ईजी होगी। अब फार्मर्स को क्या हो सकता है, फार्मर्स को एडवांस जो वेदर की अपडेट्स मिल जाती हैं उनके फ़ोन्स में ही। तो उनको पता चल जाता है कि अब बारिश आने वाली है, गर्मी पड़ने वाली है, या उसी के अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, अपने काम जो करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, जीपीएस सिस्टम, जिससे आप कहीं जा रहे हो तो आपको रास्ता नहीं पता, तो आप उसका यूज़ करके अपनी गाड़ी में या खुद से या बाइक में कैसे भी आप जीपीएस से यूज़ करके उस जगह तक पहुंच जाते हो। तो ये सब कैसे मिल रहा है आपको, ये सब आपको मिल रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, है ना, टेक्नोलॉजी की वजह से। समझ आ गया बेटा। आगे देखते हैं। हैव यू नोटिस्ड हाउ ओल्ड टेक्नोलॉजीज गेट रिप्लेस्ड बाई न्यूअर बेटर वंस। तो ये तो हो ही रहा है, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो पुराने वालों को रिप्लेस कर रही हैं। दिस प्रोसेस मेक इट ईजियर फॉर पीपल एंड बिजनेसेस टू गेट थिंग्स डन एंड इम्प्रूव हाउ दे वर्क। तो इससे क्या हमारे को हेल्प हो रहा है, इससे ये हमारे को हेल्प हो रहा है कि लोगों के लिए भी और बिजनेस के लिए भी क्या हो रहा है, वो अपना काम जो है और इम्प्रूव कर पा रहे हैं। अब जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, उतना अच्छा जो होगा उनका काम होगा, इतना अच्छा लोग भी काम कर पाएंगे, और उतना ही अच्छा जो बिजनेसेस हैं वो भी काम कर पाएंगे। उससे उनका काम जो होगा और इम्प्रूव होगा। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग लेटर बाय पोस्ट, अब पहले पहले क्या होता था, आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप क्या करते थे, लेटर भेजते थे ना पोस्ट ऑफिस से। तो उसको पहुँचते पहुँचते अगर बहुत जल्दी भी करोगे, आपने दूर भेजना, तो 2-3 दिन, 3 दिन तो लगते ही लगते थे ना, बहुत फास्ट भी। तो अब क्या, मेल भी करते हो आप, सीधा 2 मिनट के अंदर अंदर जो हम मेल चली जाती है वहाँ पे। तो अब कॉस्ट भी इसकी कम लग रही है, प्लस क्या हो रहा है, थोड़ा फास्ट भी हो गया, थोड़ा क्या काफ़ी फास्ट हो गया, है ना। तो अब क्या है, हाउ एवर रिमेंबर द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस डज नॉट अलोज ऑलवेज मीन रिप्लेसिंग द ओल्ड टेक्नोलॉजी। अब ये बात सब ध्यान में रख लेना आप। इन्होंने बोल दिया कि ठीक है कि ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ को नई टेक्नोलॉजीज रिप्लेस कर रही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा जो पुरानी वाली टेक्नोलॉजी होंगी वो बेकार होंगी। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं जो हमारे पास, जो बहुत पहले से हैं और बहुत यूज़फुल हैं आज भी। कौन कौन सी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस, या फिर व्हील बारोवर। ये कौन कौन सी होती हैं, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये होता है व्हील बारोवर बेटा, आपने आज भी देखा होगा लोग इनको यूज़ कर रहे हैं ना, इनके रिप्लेसमेंट आज तक नहीं आ पाई है। और पुलिस के हैं ये, पुली तो आपको पता ही है ना, ऐसे गोल सी होती है, और इससे एक साइड से रस्सी डालते हैं, दूसरी साइड से खींचते हैं। तो ये आज, जैसे ये देख लो, ये है, तो ये आज भी बहुत सारी जगह पे आप देखते हो कि यूज़ हो रही हैं। तो ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो आज भी बहुत अच्छे से हम जो हैं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए टेक्नोलॉजी कैसे यूज़फुल हो रही है। अब यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी है, इन्होंने कहा है कि आज के टाइम पर ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं आपकी, होती है ना। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, जैसे स्वयं स्वयं जैसा एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पर क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि जो 9th क्लास से, जो 9th क्लास या ग्रेड 9th ग्रेड से ऑनवर्ड जो है, कोई भी बच्चा जो है वो क्या कर सकता है, वो यहाँ आकर ऑनलाइन कोर्सेज़ कर सकता है ना, ऑनलाइन कोर्सेज़ कर सकता है। इसको मॉक्स बोला है इन्होंने। तो ऑनलाइन कोर्सेज़ कर सकता है, किस किस चीज़ में, जैसे रोबोटिक्स में, एक्वाकल्चर में, टेक्सटाइल प्रिंटिंग में, और क्या ये सब क्या फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, ठीक है। तो इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं साथ में यहाँ पे, ठीक है। अब और क्या इन्होंने बताया यहाँ पर, और बेनिफिट कैसे हो रहा है,
बेनिफिट ये ऐसे हो रहा है बेटा कि पार्ट टाइम कर सकते हो ये चीज़ें आप, मतलब आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो साथ साथ में, आप कोई भी जॉब कर रहे हो साथ साथ में, उसके साथ साथ में ये चीज़ें भी कर सकते, ये चीज़ भी कर सकते हो। तो आपको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, आपको ऐसा नहीं है कि स्पेशली इनके लिए जाना पड़ रहा है, आप साथ साथ में कर रहे हो। कितना बेनिफिट वाली चीज़ है ना, घर पे बैठे बैठाए ये चीज़ सब चीज़ें हो रही हैं और फ्री में हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हैं। उसके बाद जॉब्स के लिए इन्होंने बताया कि कुछ एक ऐसी ही वेबसाइट्स इन्होंने जॉब की बनाई है, जैसे ये है नेशनल करियर सर्विसेज इन्होंने बनाई है कुछ जॉब के लिए कि आपको जॉब चाहिए जॉब मिल जाएगी। ये इन्होंने यहाँ पे लिंक्स दिए बताए हैं उनके। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि स्टूडेंट्स को कैसे यहाँ पर हेल्प हो सकती है। तो बेटा अभी तक हमने जो पढ़ा है मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ फॉर द फैक्टर्स कनेक्टेड, हाउ आर दिस फैक्टर्स कनेक्टेड। जो हमने फैक्टर्स की बात की थी ना, कौन कौन से फैक्टर थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, तब हम ये डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं जाता हूँ और आप लोग भी जाएं और अच्छे से पढ़ाई करें, अपने माँ बाप की केयर करें और अपने करियर में बिल्कुल टॉप पे जाके शाइन करें। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना तो भूलिएगा ही मत, और शेयर करना भी। ठीक है बेटा, चलो ध्यान रखो, टाटा बाय बाय।